हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का कुमार क्लासेस ऑफिशियल के ऑनलाइन पोर्टल पर स्वागत करता हूं। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यारों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा सेशन पसंद आए तो, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट सेशन है और ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट है, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए लास्ट के डेली कम से कम 15-20 मिनट हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं ऑफलाइन बैचेस में। और करीब 1 घंटे के करीब 1 घंटे सवा घंटे करीब हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी को कंप्लीट कर रहे हैं। कल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मशीन ख़त्म हो गया तो कल से हम लोग स्टार्ट करें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार सिलेक्शन में बाधा यही चैप्टर बनता है। ठीक है, तो कल से ऑफलाइन बैचेज स्टार्ट होंगी सेमीकंडक्टर के लिए। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो थंबनेल पे सारी चीज़ें दी हुई हैं, वहाँ से क्वेरी कर सकते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और सेशन देखेंगे उसमें पहला क्वेश्चन क्या है। और पहला क्वेश्चन यह है कि किसी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का सूचक, यानी जो इंडिकेटर का जो नीडल होता है, ठीक है, जो स्केल पे जो नीडल होता है, जो घूमता रहता है, सुई होती है, वो किसका प्रायः बना होता है। तो देखो, वो प्रायः जो बना होता है वो होता है हमारा अल्मुनियम का बना होता है। ठीक है, किसका बनाते हैं, अल्मुनियम का बनाते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, हल्का होता है। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा हल्का सा भी टॉर्क रहेगा तो उसकी सेंसिटिविटी संवेदनशीलता अच्छी हो जाती है। इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं सर, अल्मुनियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग होता है कहाँ पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट जो होता है, पहले तो याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक हम डैम्पिंग का जो प्रयोग करते हैं। वो कौन सी डैम्पिंग होती है सर, वो होती है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। ठीक है, एकमात्र रहता है जिसमें हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं। ये करता क्या है सर, ये हाई वोल्टेज को मापने का काम करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप वोल्टमीटर। तो कहाँ पे प्रयोग होता है सर, वोल्टमीटर में प्रयोग होता है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। ठीक है, क्योंकि एकमात्र ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें फ्लूइड फ्रिक्शन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो डायनेमोमीटर वाटमीटर में मूविंग कॉइल किसकी होती है। ठीक है, मूविंग कॉइल देखो, पहले तो 2 प्रकार की कॉइलें होती हैं। एक तो क्या होगा, पोटेंशियल कॉइल होगी, दूसरी क्या होती है, मूविंग कॉइल। सॉरी, एक होती है फिक्स कॉइल, एक होती है मूविंग कॉइल। फिक्स कॉइल को हम करंट कॉइल के भी नाम से भी जानते हैं, जो कि श्रेणी में जुड़ा होता है। मूविंग कॉइल को हम पोटेंशियल कॉइल के नाम से भी जानते हैं, जो कैसे जुड़ा होता है सर, वो पैरेलल में जुड़ा होता है। ठीक है, मूविंग कॉइल जो होता है हमारा क्या होता है, तो मूविंग कॉइल हमारी जो होती है वो हमारी कौन होती है, पोटेंशियल कॉइल। ठीक है, और करंट कॉइल जो होती है हमारी फिक्स्ड कॉइल होती है, इसको याद रखना है। तो पोटेंशियल कॉइल जो हमारी होती है मूविंग कॉइल होती है। और ये क्या होता है सर ये होता है लो इंडक्टेंस और हाई रेसिस्टेंस की बनी होती है, इसको याद रखना है। ठीक है, लो इंडक्टेंस हाई रेसिस्टेंस की। और ये जो ऊपर वाली होती है वो क्या होती है, हाई इंडक्टेंस लो रेसिस्टेंस, ऐसे करके याद रखना है। सही है, डायनेमोमीटर टाइप वाटमीटर। और ये जो होता है हमारा AC DC दोनों पे काम करता है, AC DC दोनों पे काम करता है। सही है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो एक 50 वोल्ट मीटर का सेंसिटिविटी 20 किलो ओम पर वोल्ट है, तो वोल्ट मीटर की कुल प्रतिरोध कितनी होगी, कुल प्रतिरोध कितनी होगी। 20 किलो ओम पर वोल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 किलो ओम पर वोल्ट यही है। इसको अगर 50 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये भी वोल्ट है तो वोल्ट से वोल्ट तो कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, 2 जीरो, फिर ये किलो ओम ऐसे लग गया, यही है 1000 किलो ओम। आंसर कुछ दिया है, देखते हैं। हाँ, तो यही है ना, 1000
किलो ओम को चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 1 मेगा ओम लिख दें, कोई दिक्कत है नहीं सर जी, क्योंकि 10 की घात 6 ही हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 मेगा ओम सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 मेगा ओम। सही है। किस तरीके से किए हैं यूं देख के भी तुम चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, पैरेलल रेजोनेंस की स्थिति में पावर फैक्टर का मान। देखो सीरीज रेजोनेंस हो चाहे पैरेलल रेजोनेंस में एक चीज़ कॉमन रहती है, क्या, पावर फैक्टर यूनिटी हो जाती है। और एक चीज़ क्या कॉमन रहती है, यदि जेड बराबर आर हो जाती है। ठीक है, ये कॉमन रहता है पावर फैक्टर। और फिर सीरीज रेजोनेंस क्या होता है सर जी, सीरीज रेजोनेंस जो हमारा होता है वो क्या होता है, वोल्टेज मैग्नीफायर सर्किट होता है। क्या होता है, वोल्टेज मैग्नीफायर। और जो पैरेलल होता है वो क्या होता है, सीरीज मैग्नीफायर सर्किट होता है। ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है ना, ये सब सारी चीज़ें याद रखनी है। अगर क्वालिटी फैक्टर की बात करेंगे, क्वालिटी फैक्टर सीरीज के लिए बात करें तो क्या होता है 1/r√L/C। और वैसे क्वालिटी फैक्टर की बात करेंगे तो R√C/L हो जाता है। सही है, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखें तो, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और तुमको लग रहा होगा इंपॉर्टेंट है तो इसको लाइक से जरूर कर देना। संतुलित 3 फेज स्टार कनेक्शन में सिस्टम में लाइन और फेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है। लाइन और फेज की भी बात कर रहे हैं। देखो लाइन और फेज के बीच की बात करेंगे, देखो ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा, सीधा साधा कैसे बना सकते हैं। हाँ देखो, एक बनाते हैं, ये हमारा क्या है, वी आर है, ये वी वाई है, वी आर वाई, एक वी बी बना देते हैं। कोई दिक्कत है नहीं सर जी। एक क्या करते हैं, जैसे इसके अपोजिट लेके जाते हैं तो कैसा बनेगा, यही बनेगा। इसको क्या नाम दे सकते हैं, ये रिजल्टेंट निकला है ना, किसका रिजल्टेंट है सर, ये रिजल्टेंट है हमारा वी आर और बी का। कोई दिक्कत है नहीं सर जी। अब देखो क्या है, ये एक फेज है और ये 2 फेजों के बीच में, तो 2 फेजों के बीच में अगर लाइन नापते तो उसको क्या बोलते हैं सर, वो लाइन वोल्टेज आता है। यानी ये हमारा क्या निकल के आया सर, ये हमारा वी एल है और ये हमारा क्या है वी पी एच, क्योंकि एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच की बात है। तो ये कल आंसर कितना बना है तुमको, तो तुमको दिख रहा होगा सर जी, ये पूरा अगर 120 डिग्री है तो आधा कितना होगा 60 डिग्री का, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा सर 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। सही है, आई होप समझ में आ गया होगा कहना क्या चाह रहे हैं। क्वेश्चन इजी है, करने में मजा आएगा, करोगे तब। विद्युत हीटर 10 एम्पियर 230 वोल्ट का है, इसका प्रतिरोध का मान निकालें। हमको पता है कि गंगाधरी शक्ति मारे, ठीक है, ये दिया तो आई बराबर कितना हो जाएगा जी, सॉरी आर बराबर कितना हो जाएगा सर, भी अपॉन आई। भी कितना है 23 ओम हो जाएगा, कहीं दिया होगा तो मार देना, नहीं नन ऑफ दिन मारना, दिया तो है 23 ओम। ठीक है, चलो तो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देख सकते हो, सेशन पसंद है तो इसको लाइक जरूर करना जी। क्या क्वेश्चन है, 12 ओम वाले एक तार का समान भुजा वाले त्रिभुज में मोड़ दिया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वो यही कहना चाह रहा है, एक पहले सीधी थी तो ये 12 था, अब क्या करते हैं इसी 3 को बार बार बराबर में तोड़ देते, तो ये कितना हो जाएगा तब, ये सर ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। कोई दिक्कत है नहीं। तो त्रिभुज के क्या पूछा है, तो त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजा के बीच में कोण, सॉरी कोणों के बीच समतुल्य प्रतिरोध। कोई दिक्कत नहीं, हमारा क्या क्या चल रहा था सर, ऐसा बना था, ये भी 3 था, ये भी 3 था, ये 3 था, इसके बीच में प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो ये हमको साफ साफ दिख रहा है क्या कि सर ये तो सीरीज में है। कैसे है सर, सीरीज में, तो 3 और 3 कैसे हो गए सर, ये 6 हो गए और इसके सारे पैरेलल में एक 3 लगा हुआ है। तो फिर ये पैरेलल में हो गए तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करें तो सर हमारा हो जाएगा 6×3/9, 3 अरे 3 हो जाएगा, कितना आ गया 2 ही आएगा ना, हाँ 2 आएगा। यानी हमारा कितना आंसर आ गया कि नहीं, 2 भुजा के बीच सर 2 ओम सही आंसर हो जाएगा। सही है, कितना हो जाएगा 2 ओम आंसर हो जाएगा।
ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यार, देख रहे हो बार बार रिपीट होंगे, तुमको मिलेंगे। क्या लिखा है इसमें, घरेलू वायरिंग में एक सब सर्किट में कुल कितना लोड कनेक्ट किया जा सकता है। तो घरेलू वायरिंग में एक सब सर्किट में देखो, लाइटनिंग की बात किया होगा, लाइटनिंग की बात किया होगा तो लाइटनिंग में कितना करते हैं, तो सर लाइटनिंग में होता है 10 पॉइंट होता है 800 वाट की। ठीक है, अगर ये पावर होती तो कितनी होती है, 2 पॉइंट्स होती हैं 3000 वाट की। ठीक है, तो देखो क्या आंसर दिया, ऑप्शन के हिसाब से मान सकते हो। कितने का लोड होता है सर, ये होता है हमारा 800 वाट की। कितने की होती है, 800 वाट की होती है। सही है, ये सब चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो, रिडक्शन फैक्टर क्या होता है। रिडक्शन फैक्टर मतलब जो तुम लाइट दिए और रिफ्लेक्ट होने के बाद, परावर्तन होने के बाद तुमको कितनी मिली, तो वो कमी मिलेगी ना, रिफ्लेक्ट होने के बाद उतना तो मिलेगा नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा वो दीवार पे, पर्दे पे, कहीं ना कहीं। तो वो कितना होता है, MHCP बटे MSCP, और कहीं कुछ दिया नहीं, तो क्या हो जाएगा MHCP बटे MSCP। मीन हिस्फेरिकल है, ठीक है, ये देखो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर होता है। और ये क्या होता है, मीन स्फेरिकल, वो हेमिस्फेरिकल था, स्फेरिकल कैंडल पावर। ठीक है, इसको याद रखना है। उच्चतम पावर फैक्टर किस स्थिति में होगा, उच्चतम पावर किस स्थिति में होगा, उच्चतम पावर की बात बोला है ना, तो देखते हैं। वैसे तो इनकैंडेसेंट लैंप होना चाहिए, टंगस्टन वाले देखते हैं। हाँ, इनकैंडेसेंट लैंप दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, सही ना, इनकैंडेसेंट लैंप सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 एम्पियर में बहता है कितना जी, क्या बहता है, 1 एम्पियर में क्या बहेगा सर, 1 एम्पियर में कुछ नहीं बहता है। 1 एम्पियर बराबर I बराबर Q/T होता है ना, तो 1 कूलाम प्रति 1 सेकेंड जब बहता है तो क्या कहलाता है, 1 एम्पियर। सही है, यही सही आंसर हो जाएगा। 57 हो गया, मिनट नहीं जी, सेकेंड। चलो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2 आवेशों के बीच 60 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, यदि आवेशों के बीच की दूरी क्या कर दे, दोगुनी कर दी जाए। अच्छा, पहले कितना लगता था सर, पहले लगता था 60 न्यूटन, उनके बीच की दूरी भी दुगनी कर दी जाए, दुगनी कर दी जाए। हमको पता है कि सर जो बल होता है उन दोनों के बीच में 1/r² होता है, यही होता है, यानी F है, सॉरी R बोल रहे हैं, D होता है उनके बीच की दूरी के स्क्वायर। अच्छा, अब दूरी कितनी कर दी गई है, दुगनी, यानी 2D कर दी गई है। तो इसको बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सर जी, F समानुपाती 1/4D², यानी ये पहले इतना था, अब कितना हो गया 1/4 गुना, यानी घटेगा कि बढ़ेगा, तो सर जी दूरी बढ़ने से 1/4 यानी चौथाई घट जाएगी। ठीक है, चौथाई घटने का मतलब 60 अब कितना हो जाएगा सर, अब हमारा हो जाएगा 15 न्यूटन। कितना निकल के आ जाएगा सर, 15 न्यूटन निकल के चला होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है कैसे, सिंगल टच मेथड, डबल टच मेथड, डिवाइडेड मेथड या फिर एक सोलोनाइट से। तो सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जब बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक कोर लेते हैं, क्रोड लेते हैं, जो क्या होता है मटेरियल, लो रिलक्टेंस मटेरियल का होता है, निम्न प्रतिष्ठा रिलक्टेंस का होता है,
उस पर कॉइल लपेट देते हैं और उसमें से जब धारा प्रवाह करते हैं तो वो एन और एस पोल बन जाता है, जैसा कि 6 और 7 में हम लोग को पढ़ाया गया था। किल लेना है, उसके ऊपर टर्न लपेटना है, सब सारी कहानी। तो उसको क्या बोलते हैं? परिनालिका, यानी सोलेनॉइड उसको बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको सोलेनॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो सही हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, परिनालिका। सही है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी के डिस्चार्जिंग के दौरान क्या होगा? सेल का वोल्टेज बढ़ेगा, सेल का वोल्टेज घटता है, वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं। तो आँख मूंद के मानना, सेल का वोल्टेज घटता है। और क्या घटता है सर? दोनों ही प्लेट कैसी हो जाती हैं? सर दोनों ही प्लेट पे क्या हो जाती हैं? PbSO4 हो जाती हैं। ठीक है, दोनों ही प्लेट। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी विशिष्ट गुरुत्व वो घट जाती है। ठीक है, ये सारी कहानी होने लगती है। सही है ना? इसको याद रखना। दोनों ही प्लेट क्या हो जाती है? ग्रेइश स्लेटी कलर की हो जाती है। इन सब सारी चीज़ों को याद रखना डिस्चार्जिंग के समय। एयर गैप का रिलक्टेंस क्या होता है आयरन और स्टील की अपेक्षा? देखो ये तो बताए थे जी, अभी बताएं कि जब रिलक्टेंस मोटर पढ़ा रहे थे सिंगल फेज में, तब बताए थे रिलक्टेंस मोटर की क्या कहानी होती है। तो उसमें क्या है, एयर गैप का जो रिलक्टेंस होता है स्टील और आयरन की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है, अधिक यानी हाइयर होता है। ठीक है, हाइयर होता है। अगला क्वेश्चन, ओपन कॉइल में क्या होगा जी? ओपन कॉइल क्या होता है? ओपन कॉइल मतलब ओपन कॉइल मतलब सर आई की वैल्यू 0, कोई करंट नहीं बहती। क्यों करंट नहीं बहती? क्योंकि सर ये आर का मान, सॉरी देखो गलत काम हो रहा है, आई की वैल्यू 0, क्योंकि सर आर का मान इनफाइनाइट हो जाता है, यानी इनफाइनाइट रेसिस्टेंस तो हो जाता है मगर इंडक्टेंस शून्य होता है। ठीक है, इसको याद रखना है, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखें तो शॉर्ट सर्किट में इसी तरह भी होता है, उल्टा हो जाएगा। एयर कोर में प्रायोगिक तौर पर किससे मुक्त होता है? एयर कोर किससे मुक्त होता है जी? तो जी एयर कोर में हमारा हिस्टैरिसीस लॉस नहीं होता है। क्या नहीं होता है? हिस्टैरिसीस लॉस नहीं होता, क्योंकि हिस्टैरिसीस लॉस का ग्राफ देखे तो ऐसा बनता है। ठीक है, और ये दिखता है स्टील हो गया, सिलिकॉन हो गया, आयरन हो गया, इन सब के लिए बनता है। अगर हम हवा की बात करें तो ये सीधा बन जाता है, और जब कोई क्षेत्रफल नहीं छेक रहा है तो हिस्टैरिसीस लॉस भी नहीं हुआ, क्योंकि हिस्टैरिसीस लॉस उसी का होता है जब इस पे हिस्टैरिसीस कर्व पे कुछ ना कुछ एरिया का परिक्षेपण होता है, यानी छेका जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 0 हो जाता है हिस्टैरिसीस लॉस। ट्रांसफार्मर का ऑयल किससे मुक्त होना चाहिए? तो देखो पहले तो ट्रांसफार्मर की ऑयल क्या होती है? एक होती है मिनरल ऑयल बनी होती है, या फिर सिंथेटिक जो हाथ से बनाई जाती है हाइड्रोकार्बन का प्रयोग करके। ठीक है, सिंथेटिक। ये किससे दूर होना चाहिए? मॉइस्चर, यानी इसमें नमी नहीं होना चाहिए। और नमी से बचाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं सर? इसमें हम सिलिका जेल का इसलिए प्रयोग किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? ब्रेदर। शुरुआत में कैसा होता है? ब्लू, बाद में कैसा हो जाता है? पिंक। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। ट्रांसफार्मर कोर का आकार किस पर निर्भर करता है? ट्रांसफार्मर कोर का आकार किस पर निर्भर करता है? तो सर जी B बराबर 5/A। फ्लक्स घनत्व जितनी ज़्यादा होगा तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, इस पर निर्भर करता है। तो बोल सकते हैं कि सर जी फ्लक्स कोर डेंसिटी मटेरियल पे निर्भर करता है। सही है, तो आई होप आज का सेशन अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। इसी तरह नए नए सेशन अगर देखना चाहते हो, अच्छा अभी बचा है तो कल देखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह सेशन पसंद आए तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, और ऑफलाइन बैचेस तो चली रही तुमको पता ही है। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।